डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं और इनको किस तरीके से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, आज आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। या लास्ट टाइम जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, उस समय मैंने कहा था कि अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयोनाइजिंग सॉल्वेंट के ऊपर अपनी मेन स्टडी फोकस रहेगी, क्योंकि नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट अधिकतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आते हैं। ठीक है, तो नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में मैंने आपको बताया था कि एक तो वाटर तो अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ही। ठीक है, उसके अलावा अपन लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को भी यूज कर सकते हैं। अधिकतर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो पानी में ही होते हैं, और मतलब पानी का वाटर को एज ए सॉल्वेंट कितना इम्पोर्टेंट है, ये अपन इस फैक्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के बिना तो बिल्कुल भी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। मेटाबॉलिक इम्पोर्टेंस के अलावा वाटर के अदर एरियाज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए इसको अपन यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब वाटर के अलावा और कौन कौन से सॉल्वेंट हो सकते हैं, तो अब अपन इनके लिए क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि कुछ लिक्विड्स को एक सुटेबल सॉल्वेंट की तरह में बनाने में मदद करती है ना। वाटर की प्रॉपर्टी से अपन लोग सब वाकिफ हैं, इसलिए इस वाटर को तो अपन क्या करेंगे, एक मतलब मॉडल जो है उसको अपन मान के चलते मॉडल सॉल्वेंट, और जो दूसरे सॉल्वेंट है लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, इनको अपन वाटर से कंपेयर करेंगे इन प्रॉपर्टीज को, जिससे कि हमें इन जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है इनकी सूटेबिलिटी एज ए सॉल्वेंट पता चल सके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है: मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, डाइपोल मोमेंट, प्रोटॉन एफिनिटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये सब वाटर की तो है ही, ये आपकी लिक्विड अमोनिया की और ये आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की है। तो यहाँ अपन इनकी प्रॉपर्टी को वाटर से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब अपन इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले तो आता है अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सबसे बड़ी बात जो है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, ये आप सबको पता है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि इनमें केमिकल रिएक्शन आसानी से हो सके। ठीक है, तो वाटर में तो क्या होता है, 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर रेंज होते हैं, इनके बीच में रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब अपन यदि अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट होता है लिक्विड अमोनिया का -78 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये भी डिफरेंस जाता है, इससे इसमें भी रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और यदि अपन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका -75.46 और बॉइलिंग पॉइंट होता है -10.02। इसका मतलब इसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस सुटेबल रेंज में है जिसमें कि केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। सेकंड आता है अपना डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, अब मान लीजिए आपके पास कोई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसके जो चार्जेस होते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डाइपोल मूवमेंट। इन ए मॉलिक्यूल हैविंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट।
ठीक है, जितनी ज्यादा बॉन्ड में पोलरिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उनमें चार्ज सेपरेशन होगा, और चार्ज सेपरेशन होने के कारण क्या है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। ऐसे सब्सटेंस जिनका की डाइपोल मोमेंट हाई होता है वो अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, किसके लिए, पोलर सॉल्यूट के लिए, यानी आयनाइजिंग सॉल्वेंट हैविंग हाई वैल्यूज ऑफ डाइपोल मोमेंट आर बेटर सॉल्वेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की पोलरिटी होती है उतना ही ज्यादा अपन जब किसी सॉल्यूट को उसमें डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा उनकी रिलीज होती है। ठीक है, तो हाई डाइपोल मोमेंट मींस बेटर सॉल्वेंट। देन है आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड आपको इस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं, F इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 अपॉन F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन dr स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, आयनिक चार्जेस है, R इनके बीच का डिस्टेंस है, और D क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको अपन कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। वैक्यूम के लिए अपन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 1 मान सकते हैं। अब जितना ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही कम क्या होगा, इनके बीच का कूलम्बिक फोर्स होगा, और इनके जब अट्रैक्शन फोर्स इनका कम होगा तो ये आसानी से टूट जाएगा और वो सॉल्यूट उसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो लिक्विड्स हैविंग हाई वैल्यू फॉर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल ग्रेटली रिड्यूस द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द सॉल्यूट, यानी उनके जो आयंस होते हैं उनको जो होल्ड करने वाला जो फोर्स होता है वो उनका उतना ही वीक हो जाएगा और ये आयनिक कंपाउंड उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है और अमोनिया का 22 होता है। इससे वाटर जो है अमोनिया से बेटर सॉल्वेंट होता है। इन जनरल जिनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 50 से ज्यादा होते हैं वो तो हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माने जाते हैं, सॉल्वेंट माने जाते हैं। मीडियम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 20 से 15 की वैल्यू होती है, और लो जो होती है वो बिलो 20 होती है। तो वाटर का जो है 81 है, इससे बेटर है। अमोनिया का 22 है, इससे ये वाटर के मुकाबले कम सूटेबल होता है। ठीक है, अब है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। Ionizing solvents are good conductors of electricity due to their auto-ionizing tendency. क्योंकि ये सेल्फ आयोनाइजिंग हो सकते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं, इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो इनका किस एक्सटेंट तक ये आयोनाइज होंगे उसका एक आइडिया दे सकते हैं। जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा उतना ही एसिड बेस रिएक्शन इसमें आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, देन है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड सॉल्वेंट। आयनाइजिंग सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है जनरली कम होता है, इसलिए इनमें केमिकल रिएक्शन आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका वाटर,
इसके विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बहुत कम होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट के जो अल्कोहल होते हैं उनका भी कम होता है, लेकिन कुछ सॉल्वेंट जो है विस्कस होते हैं, और इस विस्कस के कारण क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस जैसे प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ये बहुत मुश्किल से होते हैं। देन है प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटोनिक यदि अपन सॉल्वेंट की बात करते हैं तो इनकी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनकी प्रोटॉन एफिनिटी से इफेक्टेड होती है। वाटर की जो प्रोटॉन एफिनिटी है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अमोनिया के मुकाबले कम होती है। इससे यदि अपन एसिटेमाइड का जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्योंकि वाटर की प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी कम होती है, इससे प्रोटॉन क्या करेगा, एसिटेमाइड एक प्रोटॉन ले लेगा। इसलिए क्या है, ये वीक बेस है। लेकिन अमोनिया की प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी वाटर से ज्यादा होती है, इससे ये एसिटेमाइड से एक प्रोटॉन ले लेगा। इसलिए एसिटेमाइड वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में एक बेस की तरह काम करता है, भले वीक है, और यहाँ इसमें ये कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। वो क्या होता है, एसिड होता है। अब आप आइए इनकी एसिड बेस प्रॉपर्टीज पे। अब देखिए एसिड क्या होता है, विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, वो तो एसिड होते हैं। और जो एनाइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला तो है एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ सॉल्वेंट, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट, एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। अब अपन यदि बात करें an acid is a substance which increase the concentration of positive ions characteristics of the solvent, यानी सॉल्वेंट के पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को यदि कोई बढ़ा देता है तो वो क्या होता है, वो सब्सटेंस एसिड कहलाता है। और इसका जो रिवर्स होता है वो कहलाता है बेस, यानी कि जो सॉल्वेंट के नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है वो क्या होगा, बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स इन लिक्विड अमोनिया विल बिहेव एज एसिड। क्यों, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो लिक्विड अमोनिया को प्रोटॉन दे देंगे। जब प्रोटॉन देंगे तो अमोनियम आयन इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव आयन अमोनिया के बढ़ गए, ठीक है। तो अपन क्या करें, वो जो पॉजिटिव आयन को इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन को, वो एसिड होता है। तो जितने भी अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट क्या करेंगे, अपना प्रोटॉन उसको लिक्विड अमोनिया को दे देंगे और पॉजिटिव आयन यानी अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ जाएगी, इसलिए ये इसमें एसिड की तरह काम करेंगे। लेकिन जितने भी एमाइड्स हैं वो क्या करेंगे, वो नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, है ना। तो यदि अपन अमोनियम क्लोराइड और एमाइड का रिएक्शन देखें तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे अपना एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। अमोनियम क्लोराइड और KNH2, ये आपका KCl और NH3, यानी ये तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ये बेस की तरह बिहेव करेंगे, और ये आपका सॉल्ट और सॉल्वेंट बनाएंगे। और इसमें अमोनियम आयन प्लस NH2 आयन, ये मिलके क्या बनाएंगे, 2NH3 अमोनिया बनाएंगे।
अब अपन यदि प्रोटोनिक सब्सटेंस की बात करें, whether a dissolved protonic substance will act as an acid or base, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, ठीक है। If the proton donating property of the dissolved substance is greater than that of the solvent, it will behave as an acid. यानी जो सब्सटेंस आप घोल रहे हैं उसकी प्रोटॉन देने की, डोनेट करने की प्रॉपर्टी यदि सॉल्वेंट से ज्यादा है तो वह एसिड की तरह बिहेव करेगा और यदि कम है तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HF H2F2 इसको अपन देखें तो एक्वस मीडिया में तो क्या करेगा, ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रोटॉन देने की टेंडेंसी वाटर से ज्यादा है, इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यदि अपन इसको पर क्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करें तो पर क्लोरिक एसिड की जो टेंडेंसी है प्रोटॉन देने की वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज्यादा है, इसलिए ये इसमें बेस की तरह काम करता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन वाई में आ सकता है। सिमिलरली strength of an acid in a given solvent depend on the proton affinity of the solvent. किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो दिए गए सॉल्वेंट में किस पे डिपेंड करती है, प्रोटॉन की प्रोटॉन एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल वाटर की जो प्रोटॉन एफिनिटी है वो अमोनिया से कम होती है, ठीक है। इसलिए ये देखिए एसिटिक एसिड देगा तो सही इसमें, लेकिन ये प्रोटॉन देगा जब कोई लेने वाला हो, ये लेगा तो सही लेकिन इसकी टेंडेंसी कम है, इससे इसमें ये एसिटिक एसिड वाटर में एक वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अमोनिया की प्रोटॉन ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा होती है, यानी प्रोटॉन एफिनिटी अमोनिया की वाटर से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इस प्रोटॉन को आसानी से ले लेगा, इसलिए एसिटिक एसिड लिक्विड अमोनिया में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। अब देखिए यदि दो प्रोटोनिक सब्सटेंस की प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो जो स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर होता है उसका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है। जैसे आपका ये मैंने आपके ये एग्जांपल है HClO4 परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr, HNO3, HCl, ये सब क्या है, वाटर के मुकाबले इनकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है ना, इसलिए इनका कंप्लीट आयनाइजेशन पानी में हो जाएगा, यही अपन बोल रहे हैं। इसका और इसका अपन इसको मान लीजिए HCl को अपन वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो HCl का क्या है, HCl की प्रोटॉन देने की टेंडेंसी वाटर से ज्यादा है, इसलिए HCl जिसकी ज्यादा होती है प्रोटॉन देने की टेंडेंसी उसका 100% आयनाइजेशन हो जाता है ना। तो देखिए HX प्लस HOH, इससे क्या करा, प्रोटॉन देने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को दे देगा और ये इसका X माइनस बच जाएगा, यानी 100% ये इसका आयनाइजेशन हो गया। अब इनके यदि अपन एसिड स्ट्रेंथ देखें तो परक्लोरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर HI है, फिर HBr है, फिर HNO3 है, फिर HCl है। क्योंकि इनकी और पानी की या वाटर की प्रोटॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी में बहुत अंतर होता है, इसलिए सारे के सारे जो है वाटर में आयोनाइज हो जाएंगे, कंप्लीट आयोनाइज हो जाएंगे। इससे वाटर यहाँ पे एक लेबलिंग सॉल्वेंट कहता है, लेबलिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा।
लेकिन यदि अपन एनहाइड्रस एसिटिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे वाटर के प्रोटॉन देने की इसकी एनहाइड्रस एसिटिक एसिड की जो है वाटर की अपेक्षा बेटर प्रोटॉन डोनर है, इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आइए, सॉल्वेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट एसोसिएटेड विद सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सॉल्यूट, जब अपन किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो पहले क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं, है ना। तो इसमें जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट के चारों तरफ एसोसिएट हो जाते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है आपका सॉल्वेशन, हाइड्रेशन। जैसे पानी हो जाता है उसको हाइड्रेशन कहते हैं, और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्वेट कहलाता है ना। और ये एसोसिएट कैसे होते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, या आयन डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू ये कंबाइंड होते हैं। मान लीजिए यदि सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है और उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम कर रहे, तो उसमें यदि मान लीजिए सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तभी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं तो वो लेविस एसिड होता है, और यदि डोनेट करते हैं तो वो लेविस बेस कहलाता है। जैसे कि BF3 और NH3, ठीक है। तो इसमें NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसको, BF3 को। तो BF3 तो क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया, इसलिए क्या होगा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा और ये इसमें बेस की तरह काम करेगा। लेकिन यदि अपन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में Ki को घोलते हैं तो Ki जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और SO2 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये लेविस एसिड होगा और ये लेविस बेस होगा। ठीक है, अब सॉल्वोलिसिस। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में इस तरीके से रिएक्शन हो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए तो वो रिएक्शन कहलाएगा सॉल्वोलिसिस, है ना। जब वाटर इसमें सॉल्वेंट होता है तो अपन इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, अमोनिया यदि सॉल्वेंट हो तो उसको अमोनोलिसिस कहते हैं। इसमें कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। ये देखिए, ये सॉल्वोलिसिस का एग्जांपल है। H2O H प्लस OH में टूटा, ये 3 क्लोरीन इसके क्या हुआ, H से रिएक्शन कर लेंगे और ये HCl बना लेंगे, और ये जो है ये 3 H इसके साथ HCl बनाएंगे और ये NH2 इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल हैं। ये आपका हाइड्रोलिसिस का है, ये अमोनोलिसिस का है, ये भी अमोनोलिसिस का है, ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इसमें टूट रहा है। ठीक है, ये भी सॉल्वोलिसिस है, और ये आपका ये भी सॉल्वोलिसिस है। मतलब पानी है तो हाइड्रोलिसिस, अम्मा है तो अमोनोलिसिस, और दूसरे यदि और सॉल्वेंट है तो वो सॉल्वोलिसिस कहलाते हैं। अब मेटाथिटिकल और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब दो कंपाउंड के सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं तो जो प्रेसिपिटेट बनता है वो जो पॉसिबल प्रोडक्ट होते हैं उनकी उस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो प्रेसिपिटेशन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये मैं आपको एग्जांपल पहले दे चुकी हूँ। यदि अपन सिल्वर नाइट्रेट और KCl का रिएक्शन एक्वस सॉल्वेंट में करवाते तो रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड बनता है, लेकिन यदि अपन लिक्विड अमोनिया में कराएं तो रिएक्शन इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो यदि अपन ने दो सॉल्यूशन का रिएक्शन कराया, ठीक है, तो जो संभावित अपना प्रोडक्ट है ना, उसकी लिक्विड अमोनिया या सॉल्वेंट में कितनी सॉलिबिलिटी है, इस पे प्रेसिपिटेशन डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि एक्वस रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, वैसे ही लगभग नॉन एक्वस मीडिया में भी होते हैं, ठीक है। हालांकि इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है उसका मैग्नीट्यूड सॉल्वेंट के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर जो है पोटेंशियल का वो चेंज नहीं होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में या आप कह सकते हो कि कभी कभी जो सॉल्वेंट होता है वो खुद ही रिडॉक्स रिएक्शन के प्रति जो है ससेप्टेबल होता है, और जब वो रिडॉक्स रिएक्शन के प्रति कोई सॉल्वेंट ससेप्टेबल होगा तो वो उस रिएक्शन में सॉल्वेंट की तरह काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो ससेप्टेबल कैसे होता है, या तो वो सॉल्वेंट उस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाटर जो है रिडक्शन के प्रति ससेप्टेबल होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जिसका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाइड्रोजन से ऊपर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीरीज में, वो एक्वस सिस्टम में काम नहीं कर सकता, और इस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन आराम से हो सकती है, और अमोनिया में इसका जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है। यानी अमोनिया जो है वो ऑक्सीडेशन के प्रति ससेप्टेबल है, वाटर तो रिडक्शन के प्रति ससेप्टेबल है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के प्रति ससेप्टेबल है, ठीक है। तो क्योंकि वाटर रिडक्शन के प्रति ससेप्टेबल है, इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन आसानी से हो सकते हैं, और अमोनिया ऑक्सीडेशन के प्रति ससेप्टेबल है, इससे इसमें रिडक्शन रिएक्शन आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। So oxidation reaction can be easily carried out in water and reduction reactions can be easily occur in liquid ammonia, ठीक है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो इनर्ट होता है रिडॉक्स रिएक्शन के प्रति, इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही रिएक्शंस में एक सूटेबल मीडियम की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये तो थे आपके कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सॉल्वेंट की, जो कि इनको एक अच्छा सॉल्वेंट आयनाइजिंग सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज थी, जो कि इनको एक सर्टेन रिएक्शंस में कब सॉल्वेंट की तरह यूज हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते ये बताती हैं, और ये सॉल्वेंट की तरह यूज हो सकते या नहीं हो सकते ये प्रॉपर्टी हमें ये भी बताती है। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट सॉल्वेंट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। जैसे अपन ने लिक्विड अमोनिया लेंगे, लिक्विड अमोनिया में एसिड बेस रिएक्शन या इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट,
डाइपोल मोमेंट, जो भी अपन ने रिएक्शन जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कि लिक्विड अमोनिया किस तरीके के रिएक्शन के लिए या किस किस सॉल्यूट के लिए या कौन से सॉल्यूट आपस में अमोनिया में लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन कर सकते हैं और कौन से सॉल्यूट नहीं कर सकते हैं, है ना। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।